कि किसानों पर पराली जलाने के लिए दंड लगाने के बजाय उन किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया जाता है धान का, वो बंद कर दिया जाए। खेत को अगली फसल के लिए वीड आउट किया जाता है और इसके 3 उपाय हैं कि या तो उसको हल जोत के या ट्रैक्टर चला के पूरी तरह से एक एक जो है उसकी जड़ सहित उसको निकाल दिया जाए। भारत का एक भी शहर 2022 में उसके पैरामीटर पर खरा नहीं उतर रहा था। दुनिया भर में सालाना करीब 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण हुए फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक तथा ट्यूबरकुलोसिस से असंभव में जान गंवा बैठे हैं। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाके और कुछ सुदूर इलाकों में भी जो बिना कोहरे के धुंध छाई हुई है, जो बिना बादल के जो है वो क्या कहते हैं, मतलब एक अजीब टाइप का जो है वो मतलब बदरी वाला माहौल है और उसमें जो वायु प्रदूषण है जिसमें सांस लेना मुश्किल है, उसको आप क्या कहेंगे? पहले भी पराली जलाने में प्रदूषण होता था लेकिन इतना जो है हाय तौबा नहीं मचती थी। अब सारा जो दोष तो किसानों पर मर दिया जाता है कि पराली, लेकिन जो कंपनी बड़े बड़े कारखानों से धुआं निकलता है उसका क्या? अम्बेडकरनामा के दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। आज विकास की दौड़ में हम कहां पहुंच गए हैं? जब हम अविकसित थे और कुएं का पानी पीते थे, नदियों का पानी पीते थे, जलाशयों का पानी पीते थे, तो कोई इन्फेक्शन नाम की चीज़ जो है नहीं होती थी। लेकिन विकास ने धीरे धीरे इनको इतना जहरीला बना दिया कि अब हमको पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। और अब इसके अगली कड़ी में हमको सांस भी ठीक से लेने के लिए अपने अपने घरों में यंत्र लगाना पड़ रहा है जो हवा को प्यूरिफाई करें। वाटर प्यूरिफायर तो जो सक्षम है वो लगवा ही रहे हैं, अब एयर प्यूरिफायर भी अपने अपने घरों में लगवा रहे हैं। पहले भी पराली जलाने में प्रदूषण होता था लेकिन इतना जो है हाय तौबा नहीं मचती थी। अब सारा जो दोष तो किसानों पर मर दिया जाता है कि पराली, लेकिन जो कंपनी बड़े बड़े कारखानों से धुआं निकलता है उसका क्या? जो सालों साल निकलता है उसका क्या? पूरे देश में भट्ठों को की चिमनियों को ऊंचा कर दिया गया और सब छोटी चिमनियों वाले भट्ठे बंद कर दिए गए, तो ईंट भट्ठे से जो ऊंचे से भी जो निकलता है उसका क्या? अब दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाके और कुछ सुदूर इलाकों में भी जो बिना कोहरे के धुंध छाई हुई है, जो बिना बादल के जो है वो क्या कहते हैं, मतलब एक अजीब टाइप का जो है वो मतलब बदरी वाला माहौल है और उसमें जो वायु प्रदूषण है जिसमें सांस लेना मुश्किल है, उसको आप क्या कहेंगे? तो शहरी नियोजन की जो खामियां हैं उसके लिए आप टेक्निकली चाहे जो उपाय कर लें उससे वायु प्रदूषण कम नहीं होगा। वायु प्रदूषण के लिहाज से हमारे शहर कस्बे उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां से वापस आने की कोई राह नहीं दिखाई पड़ती। जब हमारी सांस के अंदर जहर जा रहा हो तो सवाल शहरी नियोजन से जुड़े एजेंसियों से किया जाना चाहिए। यही प्रयागराज में बहुत से लोग हैं जो यहाँ के सुदूर पहाड़ी इलाके में, जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, विंध्य पर्वत है, हफ्ते में 10 दिन में एक बार वहाँ जाते हैं और आधा घंटा 1 घंटा खूब खुली हवा में खूब जो है वो कस कस के सांस ले करके अपने को एनर्जेटिक करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयागराज भी बहुत ही प्रदूषित शहरों में से एक है जहाँ वायु प्रदूषण का पूछना क्या है। तो सर्दियों में की आहट शुरू हो गई है, बारिश का मौसम ख़त्म हो गया है। बारिश इस बार अच्छी नहीं हुई, बारिश इस बार कमज़ोर थी। सर्दियों की जो धुंध है वो बारिश और सर्दियों के बीच से ही दिखाई पड़नी शुरू हो गई है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में सांस लेना मुश्किल हो गया है। मुश्किल सर्दियों की आहट शुरू होते ही ऐसे धुंध में लिपट जाती है दिल्ली और उसके आसपास के लोग, प्रयागराज भी उसमें शामिल है, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है।
वायु प्रदूषण महज चिंता का नहीं, हमारे अस्तित्व से जुड़ा विषय बन गया है। यह ऐसा संकट है जिसे हम अपनी हर सांस के साथ अपने फेफड़ों में महसूस करते हैं। दुनिया भर में सालाना करीब 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण हुए फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक तथा ट्यूबरकुलोसिस से असंभव में जान गंवा बैठे हैं। असमय में मतलब जान गंवा बैठते हैं। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषक ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, इसलिए उन्हें कम करना और भी जरूरी हो जाता है। भारतीय शहर वायु प्रदूषण संकट के केंद्र में है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 से पता चलता है कि 2021 में भारत का एक भी शहर 2.5 घन मीटर हवा में 5 माइक्रोग्राम पार्टिकुलेट मैटर के संशोधित WHO सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता था। इसको शुद्ध हिंदी में कहें तो मानकों पर, जो इसके सुरक्षा मानक हैं वायु प्रदूषण से बचने के लिए, उस पर जो है भारत का एक भी शहर 2022 में उसके पैरामीटर पर खरा नहीं उतर रहा था। इतना ही नहीं, हमारे लगभग आधे शहरों में ये जो इसकी सीमा है वो 10 गुना अधिक पाई गई। शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान के एक अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली जैसे अत्यधिक प्रदूषित शहर में जीवित प्रत्याशा 9 साल तक कम हो गई, माने उम्र 9 साल घट गई है। दिल्ली PM 2.5 सांद्रता के वार्षिक औसत के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है कि यह स्थिति 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP शुरू होने के बावजूद है, जिसमें 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों को शामिल किया गया था। अब इसकी भी स्मार्ट सिटी जैसी हालत हो गई कि स्मार्ट सिटी बनेगी, घोषणा हो गई कि ये स्मार्ट सिटी बनेगी। क्या स्मार्ट हुआ भगवान जाने। कोई पूरे शहर की भी सड़कें स्मार्ट नहीं हुई, कुछ सड़कों को स्मार्ट बना दिया गया, मैंने खूब चौड़ी बना दिया गया, बड़े नियॉन साइन लगा दिए गए, बस शहर स्मार्ट हो गया। न कोई सुविधा सुधरी, न वायु गुणवत्ता सुधरी, न टेली कम्युनिकेशन में कोई जो है मतलब सुधार हुआ, बस स्मार्ट सिटी बन गया। तो वही हाल जो है वो प्रदूषित शहरों में प्रदूषण दूर करने के लिए हो रहा है। न केवल दिल्ली जैसे भूमि से घिरे शहरों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के छोटे बड़े शहरों कस्बों समेत में गंभीर वायु प्रदूषण की रिपोर्ट बार बार आई है, बल्कि मुंबई जैसे तटीय शहर भी वायु प्रदूषण के चपेट में आ चुके हैं, जिन्हें कुछ साल पहले तक ताज़ी समुद्री हवाओं के कारण इस तरह के प्रदूषण से सुरक्षित माना जाता था। अफसोस की बात है कि अब यह स्थिति नहीं रही और इसके लिए अंधाधुंध निर्माण समेत तमाम मनुष्य जनित कारक जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है और ऐसे में वायु प्रदूषण को रोकने के मामले में कुछ उल्लेखनीय सफलताओं की ओर ध्यान नहीं जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एक हालिया नोट में 5 शहरों पेरिस, न्यूयॉर्क, सियोल, बोगोटा और अकरा में कुछ उत्साहजनक पहलों का उल्लेख किया गया है। घाना का अकरा वह पहला अफ्रीकी शहर है जो ब्रीथ लाई अभियान में शामिल हुआ है। ब्रीथ लाई अभियान को कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने मिलकर शुरू किया है। सियोल की एक पहल ने शहर के केंद्र में हवा पहुंचाने के लिए नदियों और सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर एक पवन पथ वन बनाने का काम चल रहा है। क्या ऐसे आविष्कार हमें भारत में प्रेरणा दे सकते हैं? जबकि NCAP की लॉन्चिंग एक बहुत जरूरी कदम था, लेकिन कम फंडिंग और अस्पष्ट दृष्टि के कारण शुरू से ही इसमें बाधा उत्पन्न हो गई। बेशक रायपुर जैसे शहरों में कुछ अल्पकालिक सफलताएं मिली हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति बहुत निराशाजनक और चिंताजनक बनी हुई है। चूँकि विभिन्न सरकारों के नियंत्रण में आने वाले कई शहर समान रूप से गंभीर प्रदूषण समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए दोष किसी एक पर नहीं मढ़ा जा सकता, बल्कि इसे शासन की एक बड़ी विफलता के रूप में देखा जाना चाहिए। ये केंद्र की विफलता है और राज्यों की भी विफलता है। यह विफलता इसलिए है कि 21वीं सदी के शहरी शासन को पर्यावरण के मुद्दे पर जितना संवेदनशील और गंभीर होना चाहिए था, वह सुनिश्चित नहीं हो सका। अच्छी तरह से सूचित योजना और विचारशील क्रियान्वयन के बजाय भारत में शहरी शासन अक्सर तदर्थ प्रतिक्रियाओं, लोक लुभावनवाद और भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है। जिस बात को अब भी स्वीकार नहीं किया जा रहा वह यह है कि प्रदूषण नियंत्रण शहरी विकास के मूल में होना चाहिए। हमारी खराब विरासत और भविष्य के लिए बढ़ती चिंताओं को देखते हुए शहरी नियोजन को बहुस्तरीय सुधारों के साथ एक बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है। अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी निर्माण के साथ साथ प्रदूषण को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो हो सकता है
कि इसमें थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश हो। अब दिल्ली जैसे शहर की बात आती है जिसका देश की राजधानी के रूप में खास महत्व है, तो आंकड़ों, अध्ययनों और उन पर आधारित विभिन्न पहलुओं की कोई कमी नहीं है। फिर भी पूरे सिस्टम में भयावह कमियां बनी हुई हैं। हमारा अनुभव यही है कि जब वायु प्रदूषण की समस्या गंभीरतम होती है तभी हम इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान देते हैं, अन्यथा हम भुला देते हैं। वायु प्रदूषण के प्रति हमारी चिंता केवल धुंध तक रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण के आधार स्तंभ पर कभी कोई कमी नहीं आई। भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों सहित वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। हो सकता है कि इन कदमों ने थोड़ी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई हो, लेकिन अगर व्यापक परिदृश्य को देखा जाए तो पता चलता है कि कैसे इन नीतियों ने निजी कार स्वामित्व की बहुत तेज वृद्धि का भी समर्थन किया है, जो हमारे शहरों के स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित दर से कहीं ज़्यादा है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया और स्थिति यह है कि कई जगहों पर इसकी हालत बदतर हो गई है। एक अन्य पहलू जिसके वास्तविक परिणामों की तुलना में मीडिया का अधिक ध्यान आकर्षित किया है वह है पराली जलाना। इसके कई समाधान सुझाए गए हैं। देखिए, मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, बायो से, और बॉटनी में पढ़ाया जाता है कि पराली वीड है, वीड माने बेकार की चीज़ है। तो खेत को अगली फसल के लिए वीड आउट किया जाता है और इसके 3 उपाय हैं कि या तो उसको हल जोत के या ट्रैक्टर चला के पूरी तरह से एक एक जो है उसकी जड़ सहित उसको निकाल दिया जाए। इसका दूसरा उपाय है कि उसमें जल भर दिया जाए, जो कई दिन तक जल भरा रहे, जो उसको सड़ा दे उसी में खेत में ही। और तीसरा उपाय है कि उसको जला दिया जाए। तो सबसे सस्ता और सरल उपाय है जला दिया जाए। ये बीएससी की किताबों में बॉटनी में पढ़ाया जाता है, मैंने स्वयं पढ़ा है। तो ऐसे में अगर वीड आउट करने के लिए किसान सबसे सस्ता विकल्प चुनता है तो इसमें किसान की क्या गलती है। एक बहुचित समाधान धान की फसल के डंठल के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक उद्योग ढूंढना, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना है। लेकिन आज गोबर बिक रहा है और गोबर बिक रहा है, गोबर के बहुत से वो हो रहे हैं, तो आखिर जो है वो क्या कहते हैं, वो जो पराली है जो उसको जो है उसका जो है कोई वैकल्पिक जो है वो क्या कहते हैं समाधान क्यों नहीं खोजा गया है। तो सवाल इस बात का है कि इसका विकल्प कर खोजने में जो निवेश की जरूरत है वो कहाँ से आएगी। दूसरा सुझाव है खरीफ सीजन में धान की खेती के स्थान पर कम पानी वाली फसलें उगाई जाएं। हमें बताया गया है कि इससे न केवल पराली की समस्या बल्कि पानी के अत्यधिक दोहन की समस्या भी हल हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों पर पराली जलाने के लिए दंड लगाने के बजाय उन किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया जाता है धान का, वो बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि जब तक पराली का विकल्प नहीं ढूंढोगे तब तक समर्थन मूल्य हम नहीं देंगे। मतलब अंत में बात किसानी पर ही आ गई। मतलब बाकी जिम्मेदारी सरकार या प्रशासन या व्यवस्था की नहीं है कि वो इसका जो है स्पष्ट रूप से कोई हल ढूंढे। लेकिन अब सब अपना अपनी रफली, अपना अपना राग। लेकिन बरसों की बहस के बाद ऐसा लगता है कि दोनों में से किसी को भी अगले स्तर पर नहीं ले जाया गया है। प्रदूषण के सवाल पर हमारा ध्यान कितना दोषपूर्ण है इसके तमाम उदाहरण हैं। जैसे पिछले साल अगस्त में दिल्ली से सटे नोएडा में 200 मीटर गगनचुंबी इमारतें, एक 29 मंजिला और दूसरी 32 मंजिला, 3700 किलोग्राम विस्फोटक का उपयोग करके ध्वस्त कर दी गई। विध्वंस में जो मलबा है वो 80,000 टन मलबा जो है उससे पैदा हुआ, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ साथ पक्षियों को भी खतरा हुआ। हालांकि निर्माण नियमों की अनदेखी की शिकायतें सही थीं, लेकिन इमारतों के सुरक्षित होने की शिकायत नहीं थी। इसलिए विध्वंस के बजाय समाधान यह होता कि निर्माणकर्ताओं पर समान राशि का जुर्माना लगाया जाए और उस धन का उपयोग कई हजार स्वदेशी मिश्रित पेड़ों का एक बगीचा बनाने में किया जाए। इसके बजाय हम बड़े पैमाने पर विस्फोटक अवशेषों के साथ 80,000 टन मलबा और अत्याधुनिक प्रदूषणकारी धूल भी का सामना करना पड़ा। इस धूल प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक रूप में पहचाना गया है। नहीं, इसके विपरीत विध्वंस तेजी से बढ़ रहा है। जितना हमें दिखता है उससे कहीं गैर जरूरी और गलत तरीके से इस तरह के काम किए जा रहे हैं। यह हमारे तथाकथित शहरी शासन के एक और उपेक्षित पहलू की ओर ध्यान दिलाता है। गलत नीतियाँ जो न केवल प्रदूषण बढ़ाती हैं बल्कि इसके अलावा मनुष्यों, खासकर कमजोर वर्गों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल इस बात का है कि आखिर प्रदूषण को आप कैसे दूर करेंगे। अब
कपड़ों की मरम्मत करके सेकेंड हैंड बाजार में बिक्री के लिए जो है दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। कचरे से धन पैदा करने, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन पैदा करने और गरीबों के लिए सस्ते मूल्य पर कपड़े उपलब्ध कराने का भी यह एक अच्छा उदाहरण है। इस काम का सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली में रघुवीर नगर के पास है, जो एक जीवन रंगीन और मनोरंजन व्यापार स्थल था, जहां महिलाएं बातचीत करते समय मजाक करती थी। उन 2 स्वेटरों के लिए 5 चम्मच, इन 3 शर्टों के लिए 1 कटोरा। दुर्भाग्य से इन उद्यमशील महिलाओं की झोपड़ियां कुछ साल पहले जमींदोज कर दी गई। अब बड़े पैमाने पर विध्वंस को कवर करते समय इस समुदाय में हुए बड़े पैमाने पर व्यवधान के बारे में सामने मामला आया, तो उनकी कठिनाइयों और घटती आय के बारे में पता चला और यह पैटर्न जो है लगातार देखा गया। तो सवाल इस बात का है कि आप अगर कोई दूरगामी नीति नहीं बनाते और इस पर विशेषज्ञों का बाकायदे बहस मुहावजा करा करके एडहॉक प्रोग्राम के जगह इसको जो है वो क्या कहते हैं दीर्घकालिक प्रोग्राम में परिवर्तित नहीं करते और सारा निर्माण एजेंसियों, विध्वंस एजेंसियों सबको एक दूसरे से जोड़ करके समेकित प्रयास नहीं करते, तब तक सांस लेना दूभर ही होता जाएगा। और जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगा लेंगे, लेकिन जो कॉमन मैन है, जो समाज का सबसे निचला तबका है, वो उसी ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण में रहने के लिए अभिशप्त है और हजारों मौतें कैंसर, टीबी और इस सांस की बीमारियों से हर साल होती रहेंगी। ये जब तक वायु प्रदूषण का मामला सही नहीं होगा तब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता।